नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के बढ़ते शोर के बीच हरियाणा की सियासत में आज चर्चाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद से जेजेपी के अस्तित्व पर उठ रहे सवाल जो पार्टियां उठा रही थी उसका जवाब अब मिल गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा की जननायक जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें हरियाणा की कुल 5 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बची 5 सीटों पर भी जल्द ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी ने गुरुग्राम से फाजिलपुरिया नाम से प्रसिद्ध सिंगर राहुल यादव को भी टिकट दिया है। हिसार से नैना चौटाला को मैदान में उतारा है। वहीं सिरसा से रमेश खटक, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह और फरीदाबाद से नलिन हुड्डा को मैदान में उतारा है। इसी के साथ ही अब हिसार हरियाणा की सबसे हॉट सीट लोकसभा सीटों में से एक हो गई है। कारण यहां चौटाला परिवार के 3 सदस्य अलग अलग पार्टियों से एक दूसरे के खिलाफ मैदान में होंगे। बीजेपी के टिकट पर दुष्यंत चौटाला के दादा रणजीत चौटाला मैदान में है। इनेलो से सुनैना चौटाला की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, तो वहीं अब जेजेपी से नैना चौटाला को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। ऐसे में हरियाणा की इस लोकसभा सीट पर परिवार की सियासी जंग देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और इनेलो के प्रत्याशियों के नामों के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और इसी को लेकर के बीजेपी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के टिकट वाली खिड़की अब खाली हो चुकी है, इसलिए वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी नहीं कर पा रहे हैं। नाराजगी की खबरों के बीच अनिल विज का भी बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है और जेजेपी पर भी बीजेपी के लोकसभा संयोजक अजय गौड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन एक बुरा सपना था जिसे भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जेजेपी के मजबूत उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी की मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन तो है नहीं। 10 साल में वो अपना संगठन नहीं बना पाए। इधर उधर कुछ लोग हैं, तो जिस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपनी एजेंसियां बांटती हैं, उसी प्रकार से अब वहां पर लोग गए हुए हैं कि भाई मोल भाव करके किस किस को कहां की टिकट मिलती है। वो है, पहले तो कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लाइन लगा करती थी। अब वो खिड़की भी खाली है, कोई है ही नहीं है, तो इसलिए इनको दिक्कत आ रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके पुत्र शाह बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में जा चुके हैं। इस प्रकार से कई बीजेपी के और बड़े चेहरे हैं जैसे जिनको टिकट नहीं मिली या कुछ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जैसे सुनीता दुग्गल ने की कि उनकी नौकरी भी गई और पैसा भी गया और सांसद से भी गया। नहीं, देखिए वीरेंद्र सिंह जी तो देखिए कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, वो मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा साइबेरिया से पक्षी आते हैं उड़ते उड़ते। आने का सुबह सुबह यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आकर के मैंने महाराज जी के चरणों में शीश भी नवाया है, लंगर भी लिया है और मैं देखा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवाएं भी देते हैं और लोगों के लिए लंगर यहाँ उपलब्ध रहता है। ये ऐसा यहाँ स्थान है जिसकी बड़ी मान्यता ईश्वर की है, जिसमें लाखों की संख्या में इसके अनुयायी हैं, वो जुड़े हुए हैं। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है संत निक्का सिंह जी की निर्मल कुटिया पर। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ और क्योंकि मुझे भी यहाँ सेवा करने का आज अवसर मिला। रोज शाम को खबर आती है कांग्रेस की लिस्ट आ गई, लेकिन फिर आती ही नहीं है। देखिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ बाबा संत निक्का सिंह जी के स्थान के ऊपर हूँ और सभी दल अपने अपने तरीके से काम करते हैं। उनका बड़ा मंथन चल रहा है। मंथन के आधार के ऊपर वो अपनी लिस्ट को कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो निकालेंगे। परंतु हम जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
ने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं। देखिए मित्रों, लोकसभा का चुनाव है, तो इस लोकसभा के चुनाव के नाते पहला मेरा एक राउंड पूरा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के नाते हुआ था। लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना हुआ। आज उसका दूसरा राउंड है। क्लस्टर के हिसाब से जो शहरी क्लस्टर हैं, उनमें 3 दिन की लगातार सभाएं चलेंगी। ये 10 सभाएं होंगी और इन 10 सभाओं में 3 दिन के बाद तीसरे राउंड में फिर अगले किसी रूप में जब मेरा मिलना जुलना होगा लोगों के साथ, आपसे फिर मिलना होगा। आज भी देखा है कितना बड़ा उत्साह, भारी उत्साह आम जनता में, यानी आम जनता भी ये कहने लग गई है कि इस सीट के ऊपर भारी मतों से विजय होगी। अब जहां मैं जाता हूं, चाहे लोकसभा करनाल हो चाहे अन्य लोकसभाएं हो, सभी तरफ ऐसा वातावरण बना है और एक ऐसी लहर चल रही है, मोदी लहर, कि इसके ऊपर मतलब कुल मिला करके हमको पूरा भरोसा है बड़ी मार्जिन से 10 की। कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं पाई। मैं तो चाहता हूं जल्दी हो जाए, थोड़ा मैदान में लड़ाई का मजा बढ़ जाएगा। अभी तो मजा ही नहीं आ रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं हम महंगाई खत्म करेंगे। महंगाई तो उन्होंने पहले जितनी की हुई थी उसके अंदाजे, उसके आंकड़े आज मैंने सब बताए हैं, आपको सबको मिल जाएंगे। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। तो सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। रामराज जी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेघराज यादव जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजवंत डहीनवाल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही रविंद्र सिंह ढुल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेघराज यादव जी आपसे ही शुरुआत करते हैं आज डिबेट की। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आपने 5 कर दिया है, बाकी विपक्षों के मुकाबले थोड़ा आगे आप आज निकल गए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से जीत के प्रति अपने आश्वस्त दिख रही है। पहले तो मैं सबसे पहले आप सबको प्लस हमारे सारे व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहूंगा। साथ में हमें बहुत ही आज खुशी महसूस हो रही है कि हमने अपने 5 उम्मीदवार लोकसभा के जो आज मैदान में उतार दिए हैं। जो बार बार कहा जा रहा था कि जी हमारे उम्मीदवार कब आएंगे, तो फाइनली जैसा हमने कमिट किया था, और आप जानते हैं कि जेजेपी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लेकर और अपनी कमिटमेंट को लेकर जानी जाती है। तो हमने अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें विद इन हमारे नवरात्रों में अपने कैंडिडेट उतारने थे, तो आज हमने अपने कैंडिडेट आप सबके सामने ला दिए हैं, जिसमें हमने 5 लोकसभा के लिए हमने अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि झूठी खबरें उड़ाई गई, अफवाहें उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। हम डे 1 से कह रहे थे कि हम बड़ी मजबूती के साथ ये इलेक्शन लड़ेंगे और हम आपके सामने जो जनता की आवाज है उन सबको जनता के सामने लेके जाने का काम करेंगे। आप देखिए पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस तरह से लोकसभा का वो चला है, जिसमें हमारे पास एक हमारे डिप्टी सीएम साहब जब मेंबर होते थे लोकसभा के, तो उन्होंने जोर शोर से जो ट्रैक्टर को कमर्शलाइज व्हीकल के नाम से जो एक रूल लाया गया था उसको हटवाने के लिए पूरी जी जान लगाई और ट्रैक्टर से लोकसभा में जाने का काम किया। हम ये चाहते हैं, अपने जितने भी आपके दर्शक हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट है वो हरियाणा की आवाज बनने के लिए मैदान में विरोध भी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वही ट्रैक्टर वाले विरोध भी कर रहे हैं, आज प्रचार के लिए नहीं आने दे रहे हैं गाँव में। हाँ, आपने जो कहा कि वो कोई विरोध करने वाले किसान नहीं है, मैं याद दिलवाना चाहूंगा रामजीलाल शर्मा जी को भी। एक चैनल पे हमारा डिबेट हो रहा था जिसमें इन्होंने खुद ये बोला कि भाई किसान तो खेत में है। साथ में हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता थी उसमें हुड्डा जी, उन्होंने भी ये बोला कि किसान तो जो है खेत में काम करे। जब आप बताइए, जब हमारी दोनों पार्टियां इस बात को एग्री कर रही है, सहमत है कि किसान खेत में है, जब किसान खेत में है तो विरोध कौन कर रहा है? विरोध वो कर रहे हैं जो पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतार पा रही, तो उनके जो जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके पास कोई काम नहीं है। उनके पास अभी एक ही काम दे रखा है कि आप जाइए और अपना खुला विरोध कीजिए। तो क्या आपका इशारा कांग्रेस और इनेलो की तरफ है? बिल्कुल है जी। आप देखिए, हमने पूरा मीडिया साथियों को भी और हर प्लेटफॉर्म पे आप उनका हमने पूरी डिटेल शेयर की है कि वो पदाधिकारी है पार्टियों के, और पदाधिकारी होते हुए क्योंकि अभी तक कैंडिडेट अभी तक आया नहीं है, तो उनको सिर्फ ये काम दिया गया है कि आप जाइए और किसान का झंडा लेकर किसान का नाम खराब करिए और किसान के नाम पे आप विरोध प्रदर्शन कीजिए। विरोध करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह रहा विरोध मत कीजिए। विरोध, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब एक चीज बोलते हैं कि विरोध अपने ही करते हैं, और विरोध अगर अपने करते हैं तो हम उस विरोध को सुनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो विरोध किस काम का जो कि हम अपने कैंडिडेट ना उतारे और कार्यकर्ताओं को किसान का झंडा देकर मैदान में उतार दे ताकि वो राजनीतिक विरोध करें। तो यहाँ पे आप हरियाणा की बात करने की बजाय आप इधर उधर की बातें करते हैं। आप पिछले इतने सालों तक आपने राज किया है,
और आपने हरियाणा की कितनी बात जो है लोकसभा में उठाई है, वो डेटा सबके सामने है। ठीक ठीक है, लेकिन क्या फाजिलपुरिया राव इंद्रजीत को कितनी टक्कर दे पाएंगे, क्या लगता है? देखिए फाजिलपुरिया जी, आप देखिए बहुत ही आपने देखा होगा कि उनके फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, प्लस साथ में आप देखिए पिछले काफी समय से उस पर्सनैलिटी में और एक राजनेता होने में बहुत अंतर होता है। देखिए फाजिलपुरिया जी पिछले मैं कहूंगा कि बहुत वर्षों से हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही मेहनती और कर्मठ है, और आपने देखा होगा इलाके की आवाज उठाने के लिए हमेशा आगे रहे। और हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो ये है कि हम हरियाणा की आवाज को आम जन तक कैसे पहुंचाएं, साथ में लोकसभा के अंदर जो हरियाणा से रिलेटेड चीजें हैं जो रुकी हुई हैं, जिन पर कभी फोकस नहीं किया गया, हम बात करते हैं पूरे नेशन के हिसाब से चीजों को लेके जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 10 सीटें जो कि बहुत छोटी लगती है और पार्टियों को, और उस छोटी के चक्कर में हरियाणा का विकास कहीं ना कहीं दब गया है। उसको आवाज उठाने के लिए जो हमारे फाजिलपुरिया जी है, कहीं ना कहीं आप देखिए युवाओं की भी और हरियाणा की बात बहुत अच्छे तरीके से ठीक है यादव साहब में भी और लोकसभा में भी बहुत जोर शोर से उठाएंगे। ठीक है, तमाम सारे सवाल और भी आपके लिए हैं, आगे चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपके पास सवाल आना चाहूंगी। सीधे तौर पर जेजेपी के प्रवक्ता ने निशाना साधते हुए कह दिया कि भाई हमने तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिनके पास काम नहीं है वो किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं और उम्मीदवार भी उनके पास नहीं है। तो कितनी देरदार और अब और होने वाली है? इनके उम्मीदवारों में से फाजिलपुरिया जी जो है, ये वही है ना मेरे हिसाब से जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हुआ था अखिलेश यादव के साथ मिलकर के, जो वो तस्करी वाला और जो वो मामला जो गुड़गांव के अंदर या नोएडा के अंदर दर्ज हुआ था, ये वही होने चाहिए मेरे हिसाब से। उम्मीदवार लेकर के आए हैं, ये बड़े हीरे खोज करके लाए, मैं इनको उन हीरो की बधाई देता हूँ। ये मैं जननायक जनता पार्टी को बधाई देने के अलावा एक सलाह भी देता हूँ, मुफ्त की सलाह रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा हुआ करता है किसान आंदोलन के समय कि भाई किसान तो खेत में है, किसान यहाँ नहीं है, बॉर्डर पे नहीं है। ये बेचारे कहते 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 भाजपा के पिछलग्गू होते हुए पकड़े पकड़े ये समझते भी हुए कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की पार्टी है। किसानों की मुद्दे उठाने के लिए जिस पार्टी का जन्म हुआ, इन्होंने किसानों को लात मारने का काम किया और इन्होंने उन बिलों को भी काला बिल मानने से मना किया जिन बिलों के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों से बाकायदा माफी मांगने का काम किया, क्षमा मांगने का काम किया। उस प्रोपेगेंडा पे चलने का कारण ही है कि आज जो है इनका सामाजिक विरोध हो रहा है जननायक जनता पार्टी के नेताओं। लेकिन वो उनको तो उस प्रोपेगेंडा पे चलने के लिए, सुनिए, इनको उस प्रोपेगेंडा पे चलने के लिए चलने की बजाय यदि ये उसके उन किसानों से ही जाकर के क्षमा मांगते, बहुत बड़ा दिल रखता है, बहुत बड़ा दिल रखता है, इनको कुछ ना कुछ मिलता। लेकिन उसकी जगह ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के उस प्रोपेगेंडा में चल रहे हैं और ये इसी जगह पे ये मार खाएंगे। इनको ये समझ में नहीं आएगा इनकी वोट कहाँ गए, इनके कार्यकर्ता कहाँ गए। एक तरफ ये कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं बना, इनके पदाधिकारी नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हमने सबूतों के साथ दिखाया कांग्रेस के पदाधिकारी। अरे बताओ तो सही कि कांग्रेस के पदाधिकारी हैं या नहीं है। आप कहते हो कि हमारा तो संगठन नहीं है, फिर आप ये कहते हो कि हमारे पदाधिकारी भी है। ये इस प्रकार की जो चीजें आती हैं, इन चीजों के कारण जो है जनता आज के दिन में इनसे परेशान है। और जिस जगह ये 50-50 हजार 60-60 हजार की लीड से जिस विधानसभा में ये लोग जीता करते थे, उस विधानसभा के अंदर इनको इनके बड़े नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कम से कम जननायक जनता पार्टी के साथ नहीं। हालांकि हमारे लिए इसको लेकर तो बीजेपी भी साफ तौर पर मुखर है भाई। आज विज साहब का इससे पहले उनकी नाराजगी की खबरें चल रही थी, आज उन्होंने कहा कि भाई जिस कांग्रेस की खिड़की में पहले लाइनें लगा करती थी, अब वो खिड़की ही खाली हो गई, उम्मीदवार ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये तो विज साहब भूल गए बेचारे। 6 उम्मीदवार तो हमारे कांग्रेस के इंपोर्ट करके तो बेचारों ने मुश्किल से तो इनकी पार्टी ने हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं जो टिकटें डिक्लेयर करने का काम किया। सुनिए, हमारे पास में लाइन इतनी बड़ी थी कि हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को इम्पोर्ट करके इनको जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट देने का इन्होंने काम किया। और अब ये कह रहे हैं कि इनका आपस में झगड़ा इतना ज्यादा है, ये टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। अब एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमारे पास में उम्मीदवार इतने ज्यादा है कि हम टिकट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं हमारे पास में उम्मीदवार नहीं। तो विज साहब की अपनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। ये गाना भी गा रहे थे पीछे थोड़े दिन पहले, जो वो इनको गाना गाना चाहिए और उनको अपनी पार्टी के साथ में नाराजगी जो है दिखानी चाहिए। मार्गदर्शक मंडल ये चले गए हैं और मैं इनका अभिनंदन करता हूं कि ये भी उसी श्रेणी में जाकर के बैठ गए हैं जिस श्रेणी के अंदर भारतीय जनता पार्टी में किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे आपके साथ, और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए। शर्मा जी,
बड़ा मुस्कुरा भी आप रहे थे, कुछ जवाब भी दे रहे थे, लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि जेजेपी ने 5 बड़े मजबूत से उम्मीदवार उतार दिए हैं, उनको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे में क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या टक्कर उसको मिलेगी कांटे की? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, मोदी है तो मुमकिन है। आज विदेश में हमारी धाक बढ़ी है, हमारा व्यापार बढ़ा है, G20 का सफल आयोजन हुआ था, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए, आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए। अभी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था भाई जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटेगी, वो भी हट गई है। भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हो गया है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, देवतुल्य जनता जनार्दन ने मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगाई थी, उनकी गारंटी पे मोहर लगाई थी, अब वो सुनामी का रूप ले चुकी है। हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और तो एक बार फिर इतिहास दोहराएंगे। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, जनता जनार्दन ये नारा लगा रही है। और फिर आपने जैसे बताया भाई जेजेपी के कैंडिडेट आए हैं, क्या फर्क पड़ेगा? हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये अपना आपने भारी मान रहे, जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी, वो आशीर्वाद हमारे साथ है। अभी राजस्थान चौटाला होने वाला है, राजस्थान में भी नहीं, राजस्थान में भी इन्होंने चुनाव लड़के देखा था, इन लोगों ने भी लड़के देखा था, कांग्रेस ने भी देखा था, जेजेपी ने भी देखा था, किसमें कितना आशीर्वाद मिला जनता का, वो आपके सामने है। और रही बात हिसार की चौधरी रणजीत सिंह जी बहुत बड़ा चेहरा है और चौधरी देवीलाल जी के सपुत्र हैं, ये उन्हीं का परिवार लड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जनता जनार्दन का आशीर्वाद चौधरी साहब के साथ है, वो बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं और मैं तो 10 की 10 कहता हूँ, क्योंकि काम बोलता है। हरियाणा में जिनकी मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगता था। ये रविंद्र भाई बैठा है, हमारे क्षेत्र का कोई चपड़ासी भी नहीं लगा था, सारी भर्तियां रोहतक में होती थी, सारी भर्तियां स्कीम अपने क्षेत्र में लगा लेता था। क्या वहीं के बच्चे मेरिट में होते थे? हमारे जुलाने के या अन्य क्षेत्रों के 89 क्षेत्र के बच्चे नहीं पढ़ते थे? आज हमें अभी मोहनलाल बड़ौली जी के साथ में कई हमारे क्षेत्र का दौरा किया, हमने गांव में पूछा भाई कितने बालक लग गए हमारे गांव के, कोई किसी गांव में 20 लग रहे हैं, किसी में 40 लग रहे हैं। हमारा तो खाता भी नहीं खुलता था, क्यों? हम तो पिछड़ा क्षेत्र है भाई, और कि में खर्ची पर्ची तो हम कर नहीं सकते थे। अब बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार आई है, मेरिट के आधार पर किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा आज बिना खर्ची पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। अपने आप में गौरव की बात है। मैं कह रहा हूँ मनोहर खत्म, कोई भी उम्मीदवार आ जाए लेकिन जीतेगा आप ही का उम्मीदवार। हमारा इसलिए जीतेगा ना, हमारा उम्मीदवार तो इसलिए जीतेगा, देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, हमने काम किया, काम बोलता है हमारा। अभी उदाहरण मैं देता हूँ, हमारे नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये बड़े युवाओं के हृदय सम्राट है, प्रेरणा स्रोत है, जहां भी जाते हैं जन सैलाब उमड़ जाता है इनको आशीर्वाद देने के लिए। रोड जाम हो जाते हैं, 36 बरादरी की समस्या है और ओबीसी को लगभग 56 साल में मौका मिला है, उनका चीफ मिनिस्टर मिला है, जन सैलाब उमड़ जाता है आशीर्वाद देने के लिए। अब होली महापर्व पर मैं भी गया था सीएम रेजिडेंस में उनको बधाई देने के लिए, वहां पे उन्होंने कह दिया भाई सारे गेट खोल दो भाई, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, भाई मैं थारा तब मारे, भाई आओ और मेरे को आशीर्वाद दो, ये कुर्सी भी थारी है और भाई ये क्या नाम है सीएम रेजिडेंस भी थारा है, सब कुछ थारा है, मैं थारा और तब मारे, मारे थारे बीच में कोई कोना। भाई ऐसा तो हम तो देखो ग्रामीण अंचल के आदमी, अब 5-5 लाख का इलाज फ्री हो रहा हो, हम ग्रामीण अंचल के आदमी हैं। भाई पहले कोई बूढ़ा ठेरा कोई बीमार हो जाता था, कोई बच्चा बीमार हो जाता था, हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्च हो जाता था, ब्याज कर तोड़ देता था, ब्याज पर रुपए लेते थे और फिर अपना प्लाट बेचना पड़ता था या जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। आज 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया सरकार ने। मैं समझता हूँ अपना आप में ये गौरव की बात है। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ रजवंत रहीनवाल जी भी बने हुए। रजवंत जी, तीनों को आपने सुना, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच खबर बड़ी है कि जेजेपी ने तो 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब इनेलो अभी इतने पीछे क्यों है? उन्होंने कहा था भाई नवरात्रि में उतारेंगे, उतार दिया। अब ऐसे में इनेलो कितनी देरी और करने वाली है? देखिए, एक चीज है कि 2 दिन पहले अगर कोई कैंडिडेट उतार देता है या कोई 2 महीने पहले उतार देता है तो उससे कोई नफा या नुकसान नहीं होता। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उससे हासिल क्या हो गया इनको? क्योंकि अभी आपको पता है हरियाणा के चुनाव 6ठे चरण में है, तो 6ठे चरण के चुनाव का भी ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना ही और कुछ है। अब तो केवल और केवल अपनी लिस्ट जारी कर दो, उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में घूमने के लिए कह दो,
हमारे कैंडिडेट है, हमारे जो कैंडिडेट हमने डिक्लेयर ही तो नहीं किए। हमारे कार्यकर्ता, इंडियन नेशनल के कार्यकर्ता लगातार अपने फील्ड में है, अपने काम पे लगे रहते हैं। जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला के चुनाव की घोषणा की, उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र संभाला हुआ है। सुनैना चौटाला के लिए उनको बोला, उन्होंने अपना हिसाब संभाला हुआ है। इसी प्रकार से हमारे जो भी कार्यकर्ता जिनको चुनाव लड़ना है, उनको दिशा निर्देश दे रखे हैं, वो अपने फील्ड में लगे हुए हैं। अब जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि बोला भाई हमने 10 के 10 घोषित कर दिए, इनसे कोई ये तो पूछो कि 10 के 10 की हालात क्या है। अगर इनकी बात करें सिरसा की, सिरसा में इनके उम्मीदवार के साथ किस प्रकार की हालत हो रही है। अगर इनसे बात करें इनके हिसार की, हिसार में इनके जो कार्यक्रम में किस प्रकार से जनता नहीं आ रही और इनके जो उम्मीदवार हैं उनको किस प्रकार से सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा काम बोल रहा है, सामना करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं काम बोल रहा है, बिल्कुल जीतने वाले हैं, काम बोल रहा है। एक चीज है, काम बोल रहा है, काम नहीं बोल रहा। वो जो जिनके पास वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, आज वो बोल रहे हैं। काम तो इन्होंने किया नहीं, आज वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपने 2014 में जो वायदे किए थे, 2019 में हमारे से जो वायदे किए थे, अब हमारे पास एक बार पहला फैसला के हमारे वोट ले लिए, 2019 में फिर हमें वोट ले लिए। अब 2024 आ गए, 2024 में भी आपने काम नहीं किया, तो 2024 तक आपका रिपोर्ट कार्ड देगी। कोई भी आदमी चुनाव में जाता है तो रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है। अब इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। रिपोर्ट कार्ड की बातें करते ग्राउंड रियलिटी क्या है वो देखिए। अब ये कहते हैं कि किसान खेत में है। मैं इन्हीं की बातों पर आ जाता हूँ। जब किसानों का आंदोलन हुआ तो इन्होंने बार बार ये कहा कि किसान खेत में है। धरने पर कौन बैठे, बोला आतंकवादी बैठे, पाकिस्तानी बैठे, खालिस्तानी बैठे। इन्होंने किसानों को तरह तरह की गालियां देने का काम किया। आज जब वो किसान इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो ये उनको इनलों का कार्यकर्ता बताते हैं, भारतीय जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इनलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी है। जब खिलाड़ियों को अपमानित करने का काम किया, जब वो खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन करने लगे, सरकार के खिलाफ बैठे, तो कहने लगे खिलाड़ी तो खेल के मैदान में है, ये तो बेवजह के लोग बैठे हैं। अब वो भी तो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। सरपंचों का आंदोलन हुआ, आपको पता है कि 4.5 साल की जो गठबंधन की सरकार थी, इस सरकार के समय में केवल और केवल धरने प्रदर्शन हुए। जब वहां का खिलाड़ी है ने प्रदर्शन किया, सरपंचों ने प्रदर्शन किया, तो बोला सरपंच तो गाँव में काम करा रहे हैं, बोले ये तो बेवजह के लोग बैठे हैं, तो बेवजह किसी ने किसी के सिखाए हुए बैठे। अब हर व्यक्ति को ये बेवजह का बताएंगे, किसी को पाकिस्तानी, किसी को खालिस्तानी, किसी को आंदोलनकारी कहेंगे। तो अब इनका नंबर आया है। अब ये जनता के पास जा रहे हैं कि भाई आपका काम है आप वोट देने का, तो जनता इनको खरी खोटी तो सुनाएगी, स्वाभाविक बात है। उसी चीज का विरोध हो रहा है। अब बात कर लेते हैं जननायक जनता पार्टी की। ये कह रहे हैं कि बोला हमने बढ़िया से कैंडिडेट दे दिए। ये वही बात है कि नरेंद्र भाई ने पूरी तरह बता दिया किस प्रकार के आपराधिक किस्म के उम्मीदवार जो लोग हैं, उनको अगर यहाँ पर उम्मीदवार बना के लेके आएंगे तो इनको पता है कैसी वोट दे रहे। इनका एक उम्मीदवार है राव बहादुर सिंह जी। मैं अभी 2-4 दिन पहले देख रहा था कि भाकरी में उन्होंने उम्मीदवार तो डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कह दिया था, लेकिन भाकरी में नाना चौधरी साइड पे गए थे, क्या भाई बैठे हैं देशराज यादव की उसी इलाके से संबंधित है, उनके प्रोग्राम भी हुए, गाड़ी में से नहीं उतरे, चल दिए। कारण क्या है कि लोग नहीं मिले। अब वो लोग नहीं मिले और ये कहते हैं कि हम सीट जीतेंगे। सीट कैसे जीतेंगे? इनके पास एक्चुअल में ये था कि ये सोच रहे थे कि कोई आदमी आए हमारी टिकट ले ले। जननायक जनता पार्टी का हालात आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर करके ये जो बार बार अपनी भाषा बोल रहे हैं कि किसानों को किसान नहीं समझा, खिलाड़ियों को खिलाड़ी नहीं समझा, इनका काम सिर्फ इतना रह गया था कि विरोध करना। जो भी लोग धरने पर बैठे, जो भी पीड़ित लोग बैठे, उनको पीड़ित लोगों को लाठियों से, गोलियों से, पानी की बौछारों से उनकी आवाज को दमन करने का काम। लेकिन राजवंत जी गाँव में मिलते हैं, तो गाँव में जब मिलते हैं तो स्वाभाविक इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। असल में जब आज जरूरत है तो जनता में ये चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारी आवाज को बुलंद करे, जो हमारे साथ बैठे। तो किसान की बात करें तो किसान चाहता है कि हमारे किसान की आवाज को बुलंद करे, खिलाड़ी चाहता है कि खिलाड़ियों की आवाज को बुलंद करे, आम जनता चाहती है कि हमारे हक अधिकार की बात की जाए। अब ये कहते हैं, एक मिनट मैं 10 सेकंड अपनी बात पूरी करो। ये कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, बिना खर्ची और बिना पर्ची के रोजगार दिया। मैं एक बार रामनाथ जी से भी पूछना चाहूंगा, एक बार ये बता के जाए कि डॉक्टरेट लेवल के जो नेक्स्ट PhD किए हुए लोग घर बैठे हैं, बीटेक एमटेक करे हुए लोग घर बैठे हैं, और उनको अगर ये ग्रुप बी की भर्ती देकर अगर ये कहते हैं कि आपने रोजगार दिया, तो ये आप ये बताइए रोजगार देने का काम किया या उनको अपमानित करने का काम किया है? ये ग्रुप बी की भर्ती जो कि एक जो 8th लेवल की या 10th लेवल की जो भर्ती है उन लोगों को, और अगर ये कहते हैं कि नेक्स्ट PhD वाले हमारे लगे, तो ये भर्ती नहीं है, ये उन लोगों को अपमानित करने का काम किया है। अगर इन्होंने रोजगार दिया होता तो इनका विरोध नहीं होता गाँव में। अगली भी योजना जो आई थी और गाँव में जाते हैं तो वो अपनी योजना वाले ठीक है रंजन जी, समय की थोड़ा सा कमी है, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में एक नए संकट ने जन्म लिया है जो चिंताजनक है। तभी ये मामला संसद में भी उठ गया। आप लगातार अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि कोई किसी की शादी में डांस कर रहा था, डांस करते करते गिरा और डेथ। कोई जिम कर रहा था, तभी अचानक गिर गया और फिर कभी उठ ही नहीं पाया। कोई रामलीला में हनुमान का किरदार कर रहा था, स्टेज पर गिरा तो लोगों ने सोचा एक्टिंग कर रहा है, लेकिन गिरा तो गिरा ही रह गया। कोई चलते चलते तो कोई काम करते करते ही एकाएक दुनिया को छोड़ गया। इनमें से अधिकतर युवा थे जिनकी उम्र 40 के आसपास ही थी। अधिकांश युवाओं की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। चर्चा शुरू हुई तो तमाम मेडिकल रीजंस गिनाए जाने लगे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है जिस पर हम और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा तनाव में, टेंशन और स्ट्रेस में है। नंबर 1 बनने की एक होड़ सी लग गई है, दूसरों को पीछे छोड़ने की एक जिद सी हो गई है। आज मोबाइल नेटवर्क ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, इंस्टाग्राम ने दोस्तों की संख्या तो बहुत बढ़ा दी, लेकिन ऐसे दोस्तों की संख्या गिनती भर की भी नहीं छोड़ी जिनके साथ हम अपने मन की बातों को साझा कर सकें, शेयर कर सकें। इसलिए हम अंदर ही अंदर, मन ही मन में उन बातों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि हम एकाकी हो गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ऑल अलोन, टोटली अलूफ। दोस्तों, किसी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, अगर खोल लिया होता दिल यारों के साथ तो खोलना न पड़ता औजारों के साथ। दोस्तों, इन 2 पंक्तियों में कितनी गहरी बात छिपी है। इसलिए बेखौफ मस्ती के साथ जिंदगी जियो और मन में टेंशन की गठरी मत बनने दो। फिर भी अगर कोई तनाव या स्ट्रेस हो जाए तो मन ही मन घुटने की बजाय ऐसे 2-4 दोस्तों के साथ अपने सुख दुख शेयर करो जो उसका फायदा उठाने की बजाय आपका सच्चा हमदर्द हो। कहते हैं ना कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा मेघराज यादव जी आपसे है। आप कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों के पास समय नहीं है, इसलिए वो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी और ही चीज में बिजी है। लेकिन उनका कहना है कि आपकी सभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं, आपके प्रत्याशियों को लोग मुंह नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब अपने किरदार पर पर्दा डालकर हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। अभी हो क्या रहा है कि कहीं कोई प्रत्याशी, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, प्रत्याशी है ही नहीं, वो जाके बीजेपी में बैठ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं, अभी तक ग्रुप बने हुए हैं, कहीं SRK के नाम से है, कहीं हुड्डा जी के नाम से है, कहीं रणदीप सुरजेवाला जी के नाम से है। वो आपस में ही इतना नहीं कर पा रहे हैं क्लियर इतनी मीटिंग्स के बाद कि हमारे कैंडिडेट कौन होंगे। जहां तक बात है ILD की, मैं तो ये कहता हूं कि हम तो उसको नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, जो जिसका आपकी बार लास्ट इलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि अगले इलेक्शन में अब वहां पे कोई झंडा डंडा कुछ नजर आएगा आपको। हम वो पार्टी है जो अपने दम पे पिछले, अगर आप देखोगे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हम टोटल 9 महीने की पार्टी हो गए, 10 विधानसभा जीतकर हमने जो है NDA का पार्ट बनकर हरियाणा में कितने विकास कार्य किए हैं। आप ये देखिए कि अभी जो हमने लिस्ट उतारी है उसमें हर धर्म, हर जाति को हमने प्रायोरिटी दी है 5 सीटों के अंदर। और साथ में जहां हिसार जो हमारी होटल सीट बन चुकी है, जिसमें आपने देखोगे आज तक की हिस्ट्री में कहीं भी कोई फैमिलीज आपस में किसी भी सीट में नहीं लड़ती। हमारी पार्टी की तरफ से हमारी माता जी श्रीमती नैना चौटाला जी को मैदान में उतार दिया गया है। आप देखिए उन्होंने विधानसभा में रहते हुए महिलाओं के लिए जितने कदम उठाए हुए हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि महिलाएं पूरी जोर शोर से उनका सपोर्ट करेंगी, जिसमें 50% महिलाओं को उन्होंने राजकाज में हिस्सेदारी दी है। आप देखिए पंचायत राज में 50% महिलाएं, आज हर दूसरी महिला पंचायत राज में जो है अगर आज किसी पद पे बैठी हुई है उनकी देन है। आप ये देखिए कि साथ में 33% जो हमने डिपो के लिए दिया है, साथ में देखिए 1% जो हमने OBC के लिए दिया है। किसानों की जहाँ बात करते हैं कि हमारा विरोध करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसान हमारा कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध हमारे अपने करते हैं, हमारे अपना करते हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। आप हमारे साथ देखिए कि जहां और पार्टियों के अंदर नेता इधर उधर जा रहे हैं, हमारे यहाँ
पार्टी की वजह कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारी जहां भी मीटिंग होती है वहां पे हजारों कार्यकर्ता डेली बेसिस पे हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले नेता कार्यकर्ता तो आपके भी इनेलो में जा रहे हैं। जहाँ पे होता है उसका जनता वोट के थ्रू जवाब देगी और आप वोट ये देखिए हमारा परसेंटेज कितना हाइक होगा। रजवंत जी की आवाज थोड़ा सा बढ़वाइए। रजवंत जी क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है रजवंत जी। हमें फॉलो नहीं करते, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप हमें फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज जहां आप है मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम वहां कुछ बचेगा और आप देखेंगे कि हमारी जहां भी मीटिंग हो रही है, फरीदाबाद में हो रही हो, हिसार में हो रही हो, गुड़गांव में हो रही हो या किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने में हो रही हो, चाहे हमारी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता ले रहे हो, हर मीटिंग के अंदर आपको हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन हमारे साथ रविंद्र जी हजारों की संख्या में आपके कार्यकर्ता है। और दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा बने। एक बार ये रामराज जी भी बैठे, वो भी बता देंगे क्या ये एनडीए का हिस्सा है? अगर एनडीए तो था ही नहीं, इनको तो हिस्सा कभी बनाया नहीं, इनको जरूरत के हिसाब से यूज किया। इनको भी जरूरत थी हरियाणा को लूटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को भी हरियाणा की जनता को लूटने की जरूरत थी। एक दूसरे से इन्होंने ठगबंधन किया था, उसी ठगबंधन के चलते इन्होंने ये कहानी सारी रची थी। अब जनता इनको नकार चुकी है। ये बार बार ये कहते हैं कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, ऐसी इनकी कोई मीटिंग देख लीजिए जहां पर इनके 100 से 125 से ऊपर आदमी नहीं पहुंच रहे इनके, और जिनमें इनके खुद के जो कार्यकर्ता उन्हीं कार्यकर्ताओं को दिल्ली में ले जाओ, कि गुड़गांव में ले जाओ, कि फरीदाबाद में ले जाओ, कार्यकर्ता वही 125 कार्यकर्ता। देखिए, जनता किसको नकारेगी किसको स्वीकारेगी, इसके लिए थोड़ा सा समय अभी बचा है, आपको इंतजार करना होगा। लेकिन रविंद्र जी, सवाल आपसे मेरा ये है, सवाल नहीं बल्कि बीजेपी का आरोप है। आज मुख्यमंत्री जी दौरे पर थे करनाल में, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो हल्ला मचा रहे हैं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, चुटकी में गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। 75 साल तक तो आप गरीबी हटा नहीं पाए और अब आप कहते हैं कि गरीबी हटा देंगे, तो इतने सालों तक आप क्या कर रहे थे? रविंद्र जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? आ रही है। मैं ये कह रहा था कि आप एक बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर पीछे ही एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में ये पता लगा था कि जो नेशनल वेल्थ है वो कुछ लोगों के अंदर और कुछ % लोगों के अंदर सीमित होकर के रह गई है। यानी कि संसाधनों का जो बंटवारा है, जो पहले कहीं ना कहीं इससे कहीं ज्यादा बेहतर था, वो कंसंट्रेट होकर के कुछ औद्योगिक घरानों के पास में चली गई। और मेजोरिटी जनसंख्या जिसको ये कह तो रहे हैं कि भाई हमने उनका जो जीवन स्तर बढ़ाने का या बेहतर करने का काम किया है, लेकिन मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ कि जो मेजोरिटी जनता है आज के दिन में 80 करोड़ से ज्यादा की, तो यही खुद ही बता देंगे जिनको ये राशन देने का काम करते हैं। और बिलो पॉवर्टी लाइन इस देश के अंदर कितनी है? बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के राज में गरीबी बढ़ी है, घटी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा है। डाटा को आप न तो झुठला सकते हैं ना उसको अलग करने का काम। लेकिन गरीबी और रोजगार पर बीजेपी बिल्कुल इस बात को मानती ही नहीं है। वो कहती है कि भाई बिना पर्ची बिना खर्ची देने का, नौकरी देने का हमने काम किया, गरीबी हटाने का काम किया, राशन दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें, जैसा कि आपने कल मैनिफेस्टो भी देखा होगा उनका। बिल्कुल, आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, लेकिन आधी चीज बोलते हैं, पर्ची खर्ची की बहुत बोलते हैं। इनको पर्ची बिल्कुल सच्चाई है कि नहीं चलती है, खर्ची बहुत चलती है, खर्ची नहीं अटैची चलती है। सच्चाई है बिना पर्ची बिना खर्ची, लेकिन अटैची की सरकार है ये, जिसके अंदर कमीशनों के अंदर बाकायदा अटैची भर भर के लोगों जो अधिकारियों से पैसे मिलते हैं। तो इसलिए इनके चीजों की, मैं ये कह रहा हूँ ना, प्रोपोगेंडा और सच्चाई में दिन रात का फर्क है। इनके कहने मात्र से चीजें नहीं बदल जाएंगी, लेकिन इनका जो प्रोपोगेंडा है, जिस प्रोपोगेंडा के बेस पे ये आज तक सर्वाइव हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, अब की बार वो टूट गया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है पूरे देश के अंदर, केवल हरियाणा के अंदर कहते हैं कि हरियाणा के अंदर देवतुल्य मुख्यमंत्री ये वो फलाना, तो देवतुल्य मुख्यमंत्री को काहे बदलने की जरूरत पड़ी? मनोहर लाल जी को मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात आ रही है लोकसभा में। भैया आपका फिर मुख्यमंत्री पद क्यों गया? आप ये बताने का काम करें। आपको आज के दिन में जो है चुनाव के समय में आप हर से करके एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये 41 विधायकों में किसी भी विधायक में इतना कैलिबर नहीं था कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। और इसी कारण से आपके खुद के जो है सीनियर लीडर हैं अनिल विजय, खुद नाराज हैं, गाने गाते हुए घूम रहे।
तो इनके तो अब जो है हालात इतने खराब है कि ये आपस में एक दूसरे को लेकिन बीजेपी अनिल विज की नाराजगी को स्वीकार नहीं कर रही है, वो कह रही है कि नाराज नहीं है। तो वो गाने क्यों गा रहे हैं? बड़े गजब गजब के गाने गा रहे हैं। उनकी नाराजगी यदि नहीं है तो उनके ट्वीट क्यों आते हैं इस प्रकार के? गाने गाने का मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो नाराज होता है वही गाने गाता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके ट्वीट पढ़िए आप, मुझे कहने की जरूरत नहीं, उनकी बाइट पढ़िए आप, सुनिए। अब इस प्रदेश के सबसे सीनियर विधायकों में से एक विधायक को किसी भी चीज की जानकारी नहीं दी जाती है, उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है, उनको बाहर बिठा करके मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाता है। देखिए अभी तो मंडल में ये गए अनिल विज जी को सेटिस्फाई होना चाहिए। बहुत जल्दी खट्टर साहब भी मार्गदर्शक मंडल में ही बैठने वाले हैं। इनका जो मार्गदर्शक मंडल है बड़ा गजब का है, तो उसके अंदर ये बैठ जाएंगे। बैठ करके इनके पास में और कुछ इसके पास में इनके पास में कोई पावर रहेगी नहीं, कोई मतलब नहीं किसी भी चीज का। जहां तक बात सेवा की रही, सेवा का इनका धर्म न कल था ना आज है न कल होगा। चलिए ये बात तो तय है। ठीक है शर्मा जी, इनके सवालों का जवाब दीजिए। भाई बड़े गिले शिकवे हैं, ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो इन्हें लोग कह रही है कि तो क्या हुआ, प्रत्याशी अगर सारे घोषित भी कर दिए इसका जीत से कोई लेना देना नहीं है, जनता दुत्कार रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई नाराजगी है और उनको जल्द ही मार्गदर्शन मंडल में बैठा देंगे आप। देखो जैसा कि रविंद्र भाई ने कहा भाई सीएम चेंज क्यों कराया, देखो परिवर्तन एक उसका प्रकृति का नियम है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। माननीय मनोहर लाल जी ने अच्छा काम किया है और उनकी नीतियों को सिद्धांतों को नए मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी उनका अनुसरण कर रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा मौका मिला। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि भाई नई पीढ़ी को आना चाहिए, आगे आना चाहिए और मैं समझता हूं कि पार्टी मेरे को कोई दूसरी जिम्मेवारी सौंपे तो मैं जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हूं। तो पार्टी ने उनको हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत का टिकट दिया है, वो सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनने जा रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमारे को मिलता है, आगे मिलता है। अनिल विज को लेकर सवाल, अनिल विज जी का आगे स्टेटमेंट आया है, अनिल विज जी का आशीर्वाद है, उन्होंने सारा कमांड संभाल रखी है। वहां पे बंतो कटारिया जी का कैंपेनिंग वही कर रहे हैं और वो हमारे बहुत ही आदरणीय है, पूजनीय है। समय समय पे उनका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, दुलार मिलता रहता है। वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो नाराजगी नहीं है उनकी। वो तो कांग्रेस के बारे में कह लिया, कभी ऐसा समय था कांग्रेस की खिड़की में भीड़ लगी रहा करती, आज कांग्रेस की खिड़की खाली है, कोई टिकट लेने को ना। तो ये तो कांग्रेस में तो स्वीकार नहीं कर रही। वो कह रहे हैं हमारे पास इनफ कैंडिडेट है, हम समय आने पर उतार देंगे, हमारे पास इतनी ज्यादा है कि बीजेपी भी हमारे कैंडिडेटों को उतार रही है। देखो नवरात्रि चले गए, वैसे तो ये अरविंद्र तो भाई हमारा, हमारे क्षेत्र का हमारा भतीजा है। कांग्रेस धर्म को मानती नहीं, भगवान सिंह को एलर्जी है, राम नाम सिंह को एलर्जी है। अब नवरात्रे थे, हिंदुओं का पवित्र माह था, भाई इसमें नवरात्रों में आप टिकट डिक्लेयर करते, उनका अच्छा हो जाता, एक जनता में मैसेज आता। भाई ये तो भगवान को तो मानते नहीं, भगवान सिंह को एलर्जी है, भगवान सिंह को एलर्जी है, राम नाम सिंह को एलर्जी है। नवरात्रि को उतारते तो क्या बीजेपी के कैंडिडेट को हरा देते? नहीं, नवरात्रों में ये एक मैसेज आता है भाई इसका मतलब ये धार्मिक आदमी है। अच्छा। भाई हर आदमी नया काम नवरात्रि में शुरू करता है, नवरात्रों में शुरू करते अच्छा होता। भाई ये तो इनका इंटरनल मैटर है इनका, क्योंकि भागम भाग हो रही है, इनका कोई कैंडिडेट ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने मना कर दिया, भाई शैलजा जी दूर भाग रही हैं, उधर से क्या नाम है, हाँ ये सारे दूर भाग रहे हैं, भागम भाग हो रही है। अच्छा सबसे ज्यादा खराब माटी हमारे चौधरी साहब की हो रही है, वीरेंद्र जी। अच्छा भला हमारे यहाँ पे बढ़िया हम उनका आदर सत्कार कर रहे थे, बढ़िया सम्मान दे रहे थे, वह डूबती नाव में वो भी बैठ गए, डूबता जहाज में, तो डूबता जहाज है कांग्रेस, तो सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कहीं पर भी देख लो भागम भाग भागम भाग भागम भाग हो रही है। अच्छा एक और तो इसलिए ठीक है, भागम भाग तो हो ही रही है, वो सब चीजें दिख रही हैं, जनता को भी दिख रही है, हमें भी दिख रही है, जो जहां है वो सब ठीक है। लेकिन एक और सवाल नौकरी को लेकर के, युवाओं को लेकर के, जॉब्स को लेकर के बार बार सवाल जो है इनेलो के प्रवक्ता उठाते हैं। आज भी उन्होंने यही किया कि नौकरी मांगने जब सरकार के पास युवा जाते हैं तो उनको अपमानित किया जाता है। इन लोग तो ये आरोप लगाती है, इन लोग का तो खुद नौकरी के मामलों में इनके मुखिया की सजा हो चुकी है, तो इनको तो ऐसा आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। जिनके मुखिया नौकरी के मामले में सजा काट के आए हों वो तो प्रदेश की जनता जानती है। दूसरा ये है सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी है, मेरिट के आधार पर दी है, बिना खर्ची बिना प्रति के दिए। किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, आज गरीब का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के
क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमने कराए हैं। हमने ये नहीं देखा भाई कौन सी पार्टी का कौन सा विधायक कौन से क्षेत्र का है। तो मैं समझता हूँ नौकरियों के मामले में तो इन्होंने भी तारीफ करनी चाहिए। हर क्षेत्र के बालक नौकरी लगे हैं। पहले तो एक सीएम जिसके क्षेत्र का होता था, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इसके आधार पर नौकरियां मिलती थी। सीएम कोटा है, एमपी कोटा है, मंत्री कोटा है, एमएलए कोटा है, इस कोटे के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमने इस कोटे को खत्म करके मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक। रविंद्र साहब, माफ कीजिएगा, रजवंत जी ये कह रहे हैं कि तारीफ करनी चाहिए आपको तो जिस पैटर्न पे हम नौकरी दे रहे हैं। इनसे ये बार बार क्या कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। मैं इनसे यही चीज पूछना चाह रहा हूँ और इनको आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर इन्होंने रोजगार दिए हैं तो जो आज नए पीएचडी किए हुए हैं, बीटेक एमटेक के जो है पास किए हुए और वो अपने घर पर बैठे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? अगर ये ग्रुप डी की अगर एक 10,000 की भर्ती 10 साल में कर देते हैं, उसको अगर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं तो उसको उपलब्धि कैसे मान ले? आज स्कूलों में जा रहे हैं तो टीचर्स की कमी है, अगर कॉलेजों में जा रहे हैं तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी है, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पर कमी है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते, इनके कृषि विकास अधिकारी नहीं मिलते, इनके अगर कृषि और किसान के विकास के बारे में बात करते हैं, कोई एक महकमा ये बता दे जहाँ पर ये कह दे कि यहाँ पर हमारे पूरे हैं। सफाई, इवन इनके तो सफाई कर्मचारी भी पूरे नहीं है। जब किसी भी विभाग में चले जाओ वहाँ पर इनके 4th क्लास कर्मचारी प्रॉपर नहीं मिलते। शर्मा जी आपकी बारी में, आपकी आवाज नहीं आ रही। शर्मा जी आप म्यूट हैं, आपकी बारी में एक बार सुन लीजिए। 14 फसलों का हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों का भाव दिया जा रहा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा एक एक कई सिंगल पिलर आगे बढ़ाया हो तो इन्होंने ये विकास की बात करते हैं। इनसे अगर ये पूछे अगर आपने कोई नई यूनिवर्सिटी अगर बनाई हो तो वो बता दीजिए। इनसे पूछे कि बिजली की अगर बात कर रहे हैं 24 घंटा बिजली की इन्होंने एक नया जनता ने आपको लगा रखा है। आपका तो एमएलए आगे ये भी ना बने, आपको तो लगा रखा है जनता ने। योजना के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एक चीज से बार बार कहता हूँ कि देश में आज सबसे ज्यादा कर्जा है। क्यों वो कर्जा पिछले 75 साल की 70 साल की बात कर रहे हैं तब 55,000 करोड़ का कर्जा था, 55 लाख करोड़। अरे इतिहास बनाया मोदी है तो मुमकिन है भैया, मोदी है तो मुमकिन है। विदेश में हमारी राज बनी है, मंदिर बना है, 370 और 35 है, G20 का सफल आयोजन हुआ है। मौत के मुंह में जो चले गए थे फांसी के बंदे पर थे, कतर से 9 भारतीयों को फांसी के बंदे से उतार के लाए। उसका उत्तरकाशी में जो मजदूर नीचे दबके थे 40 मजदूर, उनको मौत के मुंह से बचाया। शर्मा जी एक बार सुन लीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। इनका काम क्या है कि ऊपर से लेटर आ गया, 4 पेज का आ गया, वो टीवी में बैठकर सुना जाए, बाकी इनके अलावा और उनका काम नहीं है। जिस दिन रामलाल जी खुद ग्राउंड में जाएंगे तो इनको भी पता लग जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपके 15 प्रमुखों की बैठक होती थी, शायद आपको पता है कि टीवी चैनल के माध्यम से बिल्कुल बहुत बढ़िया बैठक हुई। 15 प्रमुख सम्मेलन हुए हमारे। 70% लोग नाराज है। 15 प्रमुख ऐसे देते थे, वो क्या कहते थे? अरे सारे खुश है, खुश है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है तो 5 राज्यों में 5 राज्यों की जनता ने हमारे देश को प्रधानमंत्री की मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है, मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। 5 राज्यों में चुनाव। एक दूसरे को सुनेंगे नहीं आप, एक दूसरे को सुनेंगे नहीं आप, वो आपको नहीं सुने, आप उनको नहीं सुने। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। रविंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक जल्दी से अपना जवाब दीजिए, उसके बाद से फिर मेघराज जी आपके पास आऊंगी। आदरणीय रामलाल जी ने एक बड़ी क्लियर सी बात कही कि नवरात्रों में टिकट डिक्लेयर करनी चाहिए थी। मैं इनसे पूछने का काम करता हूँ, ये तो बहुत धार्मिक है, क्या इन्होंने टिकट नवरात्रों में डिक्लेयर करी है? बहुत धार्मिक है, इन्होंने नहीं करी। मतलब अगर आप नवरात्रि में टिकट नहीं पहले कैसे समझ लो, नवरात्रि के बाद में करे तो वो अधार्मिक हो गया, तो नवरात्रि से पहले वाला धार्मिक कैसे हुआ जी? बताइए आप मुझे। नवरात्रि के अंदर टिकट डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं, क्या ये फैक्ट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने नवरात्रों के अंदर टिकट डिक्लेयर नहीं की? इसका मतलब मैं मान करके चल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का विरोधी है, हिंदू विरोधी है, अधार्मिक पार्टी है। ये इनकी रीजनिंग है, मेरी नहीं है, इनकी रीजनिंग है। अब इस बात को समझिए कि नवरात्रि पूरे देश में है, केवल हरियाणा में नहीं है। इनको ये पता नहीं है कि कल भी कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर हुई है, परसों भी डिक्लेयर हुई है, उससे पहले भी हुई है, हर रोज हो रही है। हरियाणा से बाहर की भी कांग्रेस की लिस्ट आ रही है। क्या माता देवी को केवल हरियाणा के अंदर बिठा लिया क्या? अब बिठा लिया, चलो मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी की कौन सी टिकट हरियाणा की नवरात्रों में डिक्लेयर हुई है? उस टिकट का नाम बताइए। डिक्लेयर करती थी
मैं पहले करी ना, नवरात्रों में नहीं करी। आप धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आपको नवरात्रों में करना चाहिए था। जनता में मैसेज जाता कि आप धार्मिक है। मैंने इनकार ही नहीं किया। नहीं, आपने जनता में गलत मैसेज दिया। नहीं, आपने जनता में गलत मैसेज दिया। कल आएगी। समझिए, आपने जनता में गलत मैसेज दिया। आपको नहीं करना चाहिए था। आपने हमें कहा हमें नहीं करना चाहिए था, आपको भी नहीं करना चाहिए था। आप इंतजार करते हैं धार्मिक डिबेट पे। आप धार्मिक आप नवरात्रों का वेट करना चाहिए। आपको धार्मिक व्यक्ति हैं आप। आपके प्रवक्ता रोज कहते धर्म को कैसे भूल गई भारतीय जनता पार्टी? चलिए ठीक है। आपने अपने धर्म को कैसे भूल गई भारतीय जनता पार्टी? चलिए ठीक है, इस पर फिर चर्चा करेंगे। ये चर्चा का विषय नहीं है। चलिए ठीक है। मेघराज जी, एक और बड़ा सवाल ये है कि जिस पार्टी के साथ आपने गठबंधन में 4.5 साल सरकार चलाई, आपने भी कहा विकास हो रहा है, अगली पार्टी ने भी कहा विकास हो रहा है, बढ़िया एकदम देश चल रहा है, लेकिन अब उसी पार्टी के लोग कहते हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन एक बुरा सपना था। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 4.5 साल जो हमने एनडीए गठबंधन, जो कि आज हमारा पहली बार गठबंधन नहीं हुआ था एनडीए से, हम पहले भी एनडीए घटक रहे हैं। वो अलग बात थी कि उस टाइम हमारा बहुमत ज्यादा था, आज बीजेपी का ज्यादा था। नहीं तो फिर साथ में तारीफ अलग हो गया, फिर ये बुराई वाली कैसी बात हो जाती है? देखिए, बुराई नहीं, हम बात करें सिर्फ हरियाणा की। अगर हरियाणा के विकास कार्यों की अगर आप बात करो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नवरात्रों की, हम बात कर रहे हैं मंदिर की, हम बात कर रहे हैं धर्म की, जो हम आपस में इतनी देर से हम सुन रहे हैं सारे व्यूअर्स आपके और हम सब जो सुन रहे हैं, या बात कोई नहीं कर रहा है कि अगर आप रोजगार की बात करें तो 75% अगर हरियाणा की रोजगार देने की बात हो, चाहे आप किसानों की बात कीजिए। आज किसान मंडी के अंदर जो मौसम आपके सामने, कैसा मौसम है, 3-3, 4-4 दिन किसान लाइन लगा के खड़े हुए हैं। जब से हम 1 महीना हुए, अब 1 महीना ही हुआ है अभी हमें सत्ता से बाहर हुए, और आज किसान लाइन लगा के मंडी में खड़ा हुआ है, जहाँ उसका 72 घंटे के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आज वो इंतजार इसका मतलब आपके सत्ता से बाहर जाने से किसानों को नुकसान हुआ। हमारा फर्ज है कि हम जनता के मुद्दों को इलेक्शन लड़े और जनता के मुद्दों को उठाए। उसमें गठबंधन का और कोई सवाल नहीं, क्योंकि हमें जनता ने चुन के वहां पे भेजा था। हमने जनता के मुद्दों को उठाया और हम यही चाहते हैं, अगर हमने गठबंधन धर्म को निभाते हुए जितना हमसे सहयोग हो पाया, जो विकास कार्य करवा पाए हम करवा पाए। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो थे, आप देखिए, एक सिर्फ हमारा पेंशन का जो 5100 रुपए का था वो रह गया, जिसके लिए भी हमने लास्ट टाइम पे भी हमें बोला कि आप हमें एक भी सीट नहीं किया, हमें 5100 रुपए कर दीजिए, हम किसी भी सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। और जननायक जनता पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम जनता के मुद्दों को कैसे सरकार के साथ रह के उनके साथ उठा सके। और आप देखिए, आज अगर हमें 1 महीना हुआ है, लगभग 1 महीने के अंदर ही किसान आज जो है मंडियों में लाइन में खड़ा हुआ है, उनके जो है किसान की जो फसलें वो नहीं बिक रही है। क्या उससे पहले किसान परेशान नहीं थे? क्या उससे पहले किसान परेशान नहीं थे? मेघराज जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जी, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप जाइए किसानों में पूछिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारा विरोध कर रहे हो किसान नहीं है, किसान अपने खेत में लग रहा है और खेत में अपनी, तो जो आपका विरोध नहीं कर रहे वो भी तो परेशान है ना। पिछले 4.5 साल में आप देखिए, कोरोना काल भी गया, उस कोरोना काल में भी देखिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मंडी बनाने का काम किया, उनकी फसलें उनके घर के पास उठाने का काम किया, उनका पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजने का काम किया। जहां किसी भी किसान को लोन लेने के लिए 2000 रुपए पेमेंट करनी पड़ती थी, उसको 100 रुपए करने का काम किया। ये सब हम कब कर पाए? काम आपने किए, जो आप गिना रहे हैं उसी को बीजेपी बुरा सपना बता रही है कि बुरा सपना था, उसको भूलना ही बेहतर है। देखिए, वो पार्टी का स्टैंड हो सकता है उनका, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमने 4.5 साल में जितना भी हम किसान हितैषी, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए, आप सड़कों का देखिए, आप 20,000 किलोमीटर का जो हमने जो टारगेट था वो अचीव करने का काम किया। सारे काम हम तभी कर पाए चौधरी। आप देखिए, अपना सर छोटू राम जी कहते थे कि अगर आप सत्ता में रहोगे तभी आप काम करवा पाओगे, विपक्ष में रहोगे तो आप क्या काम करवा पाओगे। आपके साथ बेस्ट एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं कि जी डिप्टी सीएम साहब को रिजाइन कर देना चाहिए था पहले। मैं कहता हूं, जिन्होंने रिजाइन किया उनका क्या हुआ? आईएलडी के हमारे जो नेता है उनसे आप पूछिए, उन्होंने रिजाइन किया था, फिर दोबारा सिलेक्शन किया, जनता पे बोझ डाला, फिर से एमएलए बन गए। चलिए ठीक। आप ये देखिए कि पंजाब से जो है बादल फैमिली, उन्होंने समय की थोड़ा सा कमी है और भी हमारे साथ है। इसका जवाब मैं रजवंत जी आपसे लेना चाहूंगी। कह रहे कि 1 महीने से सत्ता से जब से बाहर हुए तब से किसानों की देखिए क्या हालत हो रही है, लाइनों पर लगे हैं। मैं ये चीज आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको ये पहले चीज बता चुका हूँ कि सत्ता में जब बैठे थे तो इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिख रहा था। अब इनको जनता का दुख भी दिख रहा है, लेकिन ये दुख कब तक दिख रहा है? जब तक ये चुनाव है। इसके बाद तो जनता इनको अपने आप देख देगी, कारण कि इसके बाद ये देखने लायक नहीं बचेंगे।
ये वही आदमी है जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उनके साथ मिलकर किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, यहाँ पर किस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति होते थे, जो आंदोलनकारी व्यक्ति थे, किस प्रकार उन्होंने इनका मजाक बनाने का काम किया, ये वही तो व्यक्ति है। अब जनता बार बार इनसे यही तो पूछ रही है कि आपने तब कुछ नहीं किया जब आप सत्ता में थे, अब हमारे कहां से आपको पूछने के लिए आ रहे हैं? अब आपको ये दिख रहा है कि हम लाइनों में खड़े हैं, हम तो लाइनों में नहीं, हम तो अपने घर छोड़ के एक साल से ज्यादा सड़कों पर बैठे रहे, तब आप हमारे पास नहीं आए। उस समय तो आपको ये लगता था कि हम आतंकवादी है, और आज ये कहते हो कि हम किसान हैं जो लाइनों में खड़े हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र जनता देख चुकी है, जान चुकी है, जनता इनके समय की कमी इनको स्वीकार नहीं करेगी किसी भी हाल में। समय की कमी है। शर्मा जी छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी। जो इन्होंने कहा है जेजेपी वालों ने कि जब से हम सत्ता से बाहर हुए तब से किसान परेशान है, छोटा सा रिएक्शन 5 सेकंड में। देखो, देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। सबसे बड़े किसान हितैषी में आदरणीय मोदी जी ने 6,000 रुपए सालाना खाद बीज के किसानों को देते हैं प्रधानमंत्री किसान निधि से। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। सबसे ज्यादा देने में ट्रैक से बाहर हो जाते हैं फिलहाल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि समय की कमी है। सबसे ज्यादा फसलों का भाव दिया जा रहा है। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रत्याशियों पर लगातार जो मंथन चल रहा था, आज हरियाणा में 5 सीटों पर जेजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।